हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 का ये 7वीं वीडियो करने वाले हैं। दोस्तों टोटल वीडियो का ये 7वां वीडियो है और ये कक्षा 4 का दूसरा वीडियो है, क्योंकि दोस्तों इसके पहले हम लोग कक्षा 5 का जितना चैप्टर होता है सभी चैप्टर का NCERT हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद उसको देख लीजिए या आप क्रम वाइज देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि NCERT से जो है कि 15 नंबर के प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में, और वो 15 नंबर बहुत ही मायने रखते हैं। अगर आप NCERT को पूरा नहीं पढ़ते हैं तो आपसे जो 15 नंबर के प्रश्न हैं एक भी नहीं सॉल्व होंगे, क्योंकि दोस्तों हूबहू जो है कि NCERT के फैक्ट पूछे जाते हैं। अगर आप कभी भी नहीं पढ़े हैं तो उसके बारे में नहीं बता पाएंगे। तो ये जो सीरीज़ चल रही है दोस्तों, हम लोग के NCERT के फैक्ट्स जितने होते हैं उसको पूरी किताब को पढ़ करके इसका नोट्स बनाया गया, और इस नोट्स को दोस्तों आपके पीछे जो है कि LCD पे या जो डिजिटल बोर्ड है उस पर कराया जा रहा है, जिससे आपको 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आप लोग पीछे देख रहे होंगे, पीछे जो है कि पूरा ये 7वीं वीडियो है हमारी, और इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे एक एक प्रश्न कैसे बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए पहला इधर देखने को मिलेगा दोस्तों आपको। अभी तक जो है कि क्लास 4 के हमने 5 अध्याय को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से जो है कि 6वां अध्याय स्टार्ट होगा, और इस 6वें अध्याय में हम लोग कुछ जो कि मेन पॉइंट है और उस मेन पॉइंट को ही ओनली देखेंगे। पूरी कहानी पढ़ने लगे तो पूरा एकदम कई दिन लग जाएंगे, आपके पेपर भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन पूरी चैप्टर नहीं ख़त्म होगा अगर एक एक करेंगे तो इसको हम लोग क्या किए हैं, इसको शॉर्ट नोट्स बनाया गया और इसमें जो मेन चीज़ें हैं उसे आपको पढ़ना है ओनली। जैसे अगर बात की जाए गांधी धाम, तो गांधी धाम दोस्तों और अहमदाबाद, गांधी धाम अहमदाबाद और वलसाड़ ज़िला, ठीक है। वलसाड़ ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है। अगर फैक्ट में आपसे पूछा जाए, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए गांधी धाम कहाँ है, अहमदाबाद कहाँ है, वलसाड़ कहाँ है, गुजरात कहाँ है, सॉरी कहाँ है, ये सब स्थित कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। इतना आप बताएंगे कि गांधी धाम अहमदाबाद वलसाड़ ये कहाँ है, गुजरात में स्थित है। अब देखेंगे, अब दोस्तों ये जो है कि वर्णन होता है, एक यात्री होते हैं, ये लोग जाते हैं और ये लोग जब रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में एक जगह होता है, वहाँ पर वो रुकते हैं, वहाँ पर उनको ढोकला चटनी मिलता है और वो पूछता है, वो कहता है कि ये गुजरात है। तो आपको बताना पड़ेगा कि गुजरात में जो कि लोग ढोकला और चटनी खाता है, ठीक है। अब देखेंगे फिर उसके बाद बात आती है आगे चल कर के कोझिकोड। तो कोझिकोड दोस्तों केरल में स्थित है। अगर पूछा जाए कि कोझिकोड कहाँ स्थित है तो बताएंगे केरल में स्थित है, ठीक है। अब इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले स्लाइड पे, और अगले स्लाइड पे देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी में बात की गई है, जाते जाते उन लोगों को मडगांव भी पड़ता है बीच में, इस तरह के कई स्टेशन पड़ते हैं, तो उसके बारे में पूरा विवरण दिया गया है। अब देखेंगे यहाँ पे मडगांव, ठीक है, और मडगांव जो कि गोवा में स्थित है। कहाँ है? गोवा में। अब ये लोग जो जाते हैं दोस्तों ट्रेन से जाते हैं तो गोवा से केरल तक, देखिए ये एकदम हूबहू पूछा जाता है कि जब वो यात्री जा रहे थे उनका नाम लेकर पूरा कहानी में पूछता है, तो गोवा से केरल जाने तक रेल के रास्ते कितनी सुरंगें पड़ी, तो आपको हूबहू याद करना पड़ेगा कि कितनी सुरंगें रास्ते में पड़ी। 92 सुरंगें पड़ी, और इस सुरंगें और जो है कि 2000 पुल पड़े थे। कितने? 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़े थे। तो एकदम हूबहू आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर यहीं पे 92 या 96 की जगह 96 कर दे, 97 पुल पड़े, चाहिए सुरंग पड़े, और जो है कि पुल पड़े 2000 5000 इस तरह कर दे, तो वहाँ पे जो है कि कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जब तक आप फैक्ट को याद नहीं करेंगे कि गोवा से केरल जाते समय 92 सुरंगें पड़ती हैं और कितना पुल कितना पड़ता है, लगभग 2000 पुल पड़ते हैं। तो ये पूरा टोटल जैसे है वैसे याद करना पड़ेगा आपको। फिर इधर देखते हैं, वहीं पे मलयालम भाषा की बात की गई है। तो मलयालम भाषा जो है कहाँ बोली जाती है, तो मलयालम जो बोला जाता है केरल में बोला जाता है। ये तो आप लोग पढ़ते होंगे तो जीके वगैरह में वैसे ही याद होगा ये। और उसके बाद कोंकणी जो भाषा है दोस्तों, ये कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है, ठीक है। और जो मराठी है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, और गुजराती दोस्तों गुजरात में, और ये जो कन्नड़ है कर्नाटक में बोला जाता है।
तो ये सभी भाषाएं हैं, भाषाओं से भी संबंधित प्रश्न आते हैं कि एक व्यक्ति है वो क्या कन्नड़ भाषा बोल रहा है, बताओ वो कहाँ का है, तो कहाँ का हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा। कुछ इस तरह के जो है कि सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। और मैं बार बार बताता हूँ कि अभी जो है कि इसकी अहमियत आपको समझ में नहीं आएगी, अगर इसको पूरा अगर आप पढ़ लेंगे, अब जल्द ही आपको जो है कि आंसर के साथ यानी क्वेश्चन और आंसर दोनों करवाया जाएगा, तो तब समझ में आएगा कि हाँ ये कहाँ से प्रश्न ये बन रहे हैं, और हूबहू ऐसे ही प्रश्न छपने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। अब देखिए मलयालम जो भाषा है दोस्तों, जैसे हम लोग क्या करते हैं, माँ की बड़ी जो बहन होती है उनको हम लोग अपने भाषा में हिंदी में क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जो मलयालम भाषा है, उस मलयालम भाषा में क्या कहा जाता है, माँ की बड़ी बहन को यानी मौसी को बली अम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बली अम्मा। ठीक है, बली अम्मा कहा जाता है और हम लोग अपने भाषा में मौसी कहते हैं। उसी प्रकार माँ की माँ को यानी माँ की माँ को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इधर नानी कहते हैं। हिंदी में हम लोग नानी कहते हैं और वो मलयालम भाषा में अम्मुमा बोलते हैं। हम लोग नानी बोलते हैं, वो लोग अम्मुमा बोलते हैं, और मौसी को वो लोग बली अम्मा बोलते हैं। तो इस तरह का जो है कि आप लोग याद रखिएगा, रिश्तों के बारे में भी आप दो शब्द मलयालम भी सीख गए यहाँ पे। तो इस तरह के दोस्तों ये प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। और देखिए जो केरल है दोस्तों, केरल में चारों तरफ जाहिर सी बात है उधर बारिश थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो चारों तरफ पानी हो जाता है। तो जो चारों तरफ पानी होता है तो लोग रास्तों के सहारे उतना नहीं जा पाते, जैसे चारों तरफ पानी हो जाता है, तो वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। और फेरी एक प्रकार की नाव होती है। ठीक है, और ये फेरी में जैसे आप देख सकते हैं बहुत से लोग बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक साथ जा सकते हैं। और यहाँ पे जिस प्रकार आप रोडवेज वगैरह में जाते हैं तो आपको टिकट लेने पड़ते हैं, उसी प्रकार फेरी के भी टिकट लगते हैं। और ये फेरी कहाँ पाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है केरल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। तो ये जो पॉइंट है वो उसी के बारे में बताया गया है कि फेरी इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, केरल में, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। क्लियर हुआ, अब आगे चलते हैं। अगर दोस्तों आप अभी जुड़ रहे हैं और अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो जो हम लोग इतना मेहनत करते हैं रात दिन जग करके, पीपीटी बनाना, फिर वीडियो शूट करना, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, तो इसको एक बार ज़रूर आप लोग शेयर कर दीजिए। और हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर को भी आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए। यूट्यूबर क्या, टीचर कहिए, चाहे जो भी कहिए, थोड़ा बड़ा हमको भी सपोर्ट करिए। जैसे आप लोग लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो उसका थोड़ा सा रीच बढ़ जाता है, तो अच्छा लगता है। फिर अगर आप लोग कमेंट भी कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि चलिए हाँ कोई ना कोई इसका फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस तरह के जो कि हम लोग पढ़ करके, चाहे इस तरह जो भी है, हमने खुद ऐसे सीटेट कई बार पास किया हुआ है, तो इसी तरह के मैं पढ़ करके खुद के नोट्स बना करके अच्छे खासे नंबर लाए। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह के नंबर ला सकते हैं। अब अगला देखिए, अगला देखेंगे यहाँ पे, आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इधर देख रहे होंगे, इधर जो है कि एक दुल्हन सजी हुई है, और जब आपको पता है कि घर में दुल्हन आती है तो एक अलग माहौल होता है और उस घर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें इसी के बारे में बताया गया है कि अगर आपके घर में अगर एक दुल्हन आती है तो उस समय आपके घरों में क्या बदलाव होता है, आप बच्चों से क्या करिए, पूछिए। तो इस तरह की कुछ भावनाएं इसमें दिखाई गई हैं। और बाद में यह बताया गया है कि जो शादी की उम्र है वो लगभग कितनी होनी चाहिए, लड़कियों की और क्या, लड़कों की। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है, और इस कैंप द्वारा जो कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने का मदद किया जाता है, यानी स्कूल भेजा जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, पहले की जो समाज में एक कुरीतियाँ थी या जो भी कह लीजिए आप, उसमें क्या किया जाता था कि कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाता था। तो ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में एक ग्रुप है, समूह है, चाहे आप जो भी कह लीजिए, एक संस्था है, वो क्या करती थी, ऐसे बच्चों को चिन्हित करती थी जिनकी शादी कम उम्र में हो गई, फिर उनको क्या करते थे, वो लोग स्कूल भेजने का कार्य करते थे। तो बहुत ही अच्छा कार्य है यहाँ पे। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि लड़कियों की शादी की उम्र कितनी होती है, तो वो 18 वर्ष होती है, और लड़कों की उम्र जो होती है वो 21 वर्ष होती है। पूरे NCERT में इस तरह का आपको लिखा हुआ है। अगर इसमें कुछ बदलाव होते हैं तो उसको देखा जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे।
अब देखेंगे दोस्तों ये 10वां अध्याय है और 10वां अध्याय में आपको चित्र से ही देखने में समझ में आ गया होगा कि किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कबड्डी के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें ये जो अध्याय है कबड्डी और खिलाड़ियों से संबंधित जैसे कर्मण मल्लेश्वरी हैं उनके बारे में बात किया गया है और कर्मण मल्लेश्वरी से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ये कबड्डी के बारे में क्या कह रहा है। तो कबड्डी अगर आप खेले होंगे तो आप भी कबड्डी किए होंगे, ठीक है। तो ये जो है कि कबड्डी के खेल में क्या शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में बात है। छेड़ गुड़ू, हु तू तू, हा डू डू, छू किट किट, कबड्डी कबड्डी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जब आपको मिले तो वो कहाँ से होता है, वो कबड्डी के खेल में इस तरह का आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। तो ये कबड्डी के खेल है और कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं उसके बारे में भी आगे बात की गई है। और अभी जो है कि अभी हम लोग देखेंगे कर्मण मल्लेश्वरी के बारे में। और ये कर्मण मल्लेश्वरी से प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपको 1 नंबर दिला सकता है। 1 नंबर का इससे लगभग 2 प्रश्न भी बन सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा है। अब देखिए कर्मण मल्लेश्वरी के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कर्मण मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी। तो कर्मण मल्लेश्वरी जो है कि दोस्तों आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। साफ साफ यहाँ लिखा है आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। और ये एक वेट लिफ्टर है यानी भार उठाने वाली थी। और दोस्तों ये जो भार उठाती थी ये प्रैक्टिस जो करती थी वो 12 वर्ष की उम्र से ही प्रैक्टिस करने लगी। जाहिर सी बात है दोस्तों कोई भी अगर अच्छा खिलाड़ी है चाहे कोई भी अच्छा अगर एक टीचर ही है तो उसमें बहुत सारे समय लगते हैं, उसके साथ एक एक्सपीरियंस होता है, चाहे एक टाइम लगता है। तो टाइम जो था इन्होंने 12 वर्ष की उम्र से ही भार को उठाना स्टार्ट कर दिया था और अब जो है कि वो 130 किलोग्राम तक वज़न उठा सकती है। सोचिए 12 वर्ष से उन्होंने प्रैक्टिस करते करते जो कि अब जो है कि 130 किलोग्राम तक का वज़न उठा सकती हैं। और भारत के बाहर जो है कि कर्मण मल्लेश्वरी ने लगभग 29 मेडल जीते हुए हैं। भारत का नाम भी रोशन किया विश्व में और कई बार ओलंपिक भी जीती हुई हैं। तो इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे और देखिए इनके पिताजी हैं पुलिस में हवलदार हैं। और खो खो जो है दोस्तों ये खेला जाता है खेल और इस खेल में खो खो के खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। और ये जो कबड्डी है कबड्डी में भी कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। जिस प्रकार क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं उसी प्रकार कबड्डी में 7 खिलाड़ी, खो खो में 7 खिलाड़ी होते हैं। एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन करेंगे। कर्मण मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और ये जो है एक वेट लिफ्टर है और ये 12 वर्ष की उम्र में ही वेट उठाने का प्रयास करने लगी। और अब जो है कि ये 130 किलो के वर्ग में वज़न उठा लेती हैं और भारत के बाहर उन्होंने 29 मेडल जीते हुए हैं। और इनके अगर पिताजी की बात की जाए तो उनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं, ठीक है। तो ये कर्मण मल्लेश्वरी की कहानी है और इनका जो शॉर्ट परिचय है तो इसको याद कर लेंगे। अब देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये अध्याय 11 और 11 से बहुत ही बेस्ट समझ लीजिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पे आते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मधुबनी जो है वो जिला कहाँ है, इस तरह पूछ देगा। फिर पूछेगा कि मधुबनी जो कला है वो कहाँ प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखेंगे अध्याय 11 में और यहाँ देखेंगे उत्तराखंड पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी। अब जानते हैं अगर पूछा जाए कि फूलों की घाटी किसे कहते हैं, किसे, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी दोस्तों हम लोग जानते हैं उत्तराखंड को कहते हैं। किसको कहते हैं, उत्तराखंड को। तो यहाँ से देखेंगे अगर पूछा जाए कि फूलों की घाटी किसे कहेंगे तो उत्तराखंड को आप बता देंगे, ठीक है। फिर देखेंगे दोस्तों बिहार के मधुबनी ज़िले की बात की गई है और मधुबनी ज़िले में त्यौहार एवं खुशी के मौके पर यहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। जैसे आपके घर पे भी कोई प्रोग्राम होता है तो आप लोग सोचते हैं कि अच्छी खासी क्या रंगोलियाँ बनाई जाए, तो ये रंगोलियाँ जो है अलग अलग प्रदेशों में प्रसिद्ध हैं। उसी प्रकार जो मधुबन है मधुबनी में एक कला है जिसे मधुबनी कला कहा जाता है, ठीक है। और ये दोस्तों त्योहारों पे और खुशियों के मौके पे लोगों द्वारा दीवारों पे बनाए जाते हैं। और ये जो चित्र बनाए जाते हैं इधर आप देख सकते हैं, ये जो चित्र है कितने सुंदर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। इसी तरह के जो चित्र हैं वो मधुबनी में बनाए जाते हैं। और ये इसमें क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कलर होता है किस कलर कैसे बनता है, तो इसमें क्या होता है पीसे हुए चावल को क्या कर लेते हैं, पीस लेते हैं और रंग मिला देते हैं उसमें। क्या मिलाते हैं, रंग।
और इन रंगों को बनाने के लिए देखिए इसमें कोई भी आर्टिफिशियल रंग प्रयोग नहीं किया जाता, और रंग को बनाने के लिए प्राकृतिक का ही प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार प्रकृति से प्राप्त चावल को पीस करके उसमें रंग रूपी जैसे नील मिला दिया जाता है, पीला कलर के लिए हल्दी मिला दिया जाता है, अलग अलग कलर के लिए फूल मिला दिया जाता है, फिर पेड़ों के रंग यानी फूल, चाहे कई ऐसे पेड़ हैं जिनको निचोड़ने पर कलर निकलते हैं, तो उस तरह के पेड़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान देंगे, बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है, और त्योहारों खुशियों के मौके पे लोग क्या एक घरों पे डिज़ाइन बनाते हैं, और वो खास तरह की डिज़ाइन का नाम है मधुबनी कला। ठीक है, और इसमें जो कलर इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे चित्र बनाने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, पीसे हुए चावल इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसमें रंग के रूप में नील मिलाया जाता है, हल्दी मिलाया जाता है, फूल और पेड़ों के रंग आदि उसमें मिलाए जाते हैं। ठीक है, अब इन चित्रों में देखिए, इन चित्र में आपको देखेंगे तो इंसान भी दिखेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें इंसान भी दिखेंगे, इसमें कुछ जानवर भी दिखेंगे जैसे हाथी है, उसके बाद पेड़ और फूल पत्तियाँ, जैसे यहाँ पे पक्षी भी दिख रहे हैं, पत्तियाँ भी दिख रही हैं और फूल भी दिख रहे हैं, और मछलियाँ भी, आदि जीव जंतु के साथ इस जो है कि कला को बनाया जाता है। और ये जो है कि आप मधुबनी जाएंगे तो एकदम साफ साफ ये सारे चित्र आपको दीवारों पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड अगर पूछे तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं, और उसके बाद मधुबनी के बारे में पूछा जाए तो ये एक तरह की डिज़ाइन है जो कि घरों पे बनाई जाती है, और इसमें रंग जो इस्तेमाल किए जाते हैं नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, और पीसे हुए चावल इस्तेमाल किए जाते हैं। याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका PDF जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, इस 11 अध्याय में ही बात किया गया है, इस अध्याय में बात किया गया है उत्तर प्रदेश में जो कचनार के फूल होते हैं। ठीक है, इधर आप देख रहे होंगे, ये जो कचनार के फूल हैं इसकी सब्जी बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में फूलों की सब्जी भी बनाई जाती है, और जो प्रदेश है उसमें भी फूलों की सब्जी बनाई जाती है। तो अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो कचनार होता है, कचनार फूल होता है, उस कचनार फूल की लोग सब्जी बना करके खाते हैं। और केरल में आप जानते होंगे केले बहुत होते हैं, तो वहाँ पे केलों के फूलों की सब्जी बनती है। जिस प्रकार हम लोग सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, उनके सब्जी बनाए जाते हैं, उसी प्रकार फूलों के भी कुछ सब्जियां बनाई जाती हैं। जैसे कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश के लोग बना करके खाते हैं, और केले के फूल की सब्जी केरल के लोग। ठीक है, उसी प्रकार जो महाराष्ट्र है दोस्तों, महाराष्ट्र में लोग सहजन के फूलों के पकौड़े बनाते हैं। सहजन के फूल इधर दिख रहे होंगे आपको, और इस पर एक फल भी लगता है दोस्तों, इस तरह का खूब पतला सा होता है, उसकी भी सब्जी बनाई जाती है। इनको बंडलों में बांध करके इनको सब्जी बनाया जाता है। और लेकिन महाराष्ट्र में लोग क्या करते हैं, जो फूल है इन फूलों की पकौड़ी बनाते हैं। और ये सहजन जो है दोस्तों बहुत ही हेल्दी होता है खाने के लिए, लेकिन किसी को स्वाद में अच्छा लगता है, किसी को नहीं, तो कोई खाता है कोई नहीं खाता, लेकिन बहुत ही हेल्दी होते हैं। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जिनका नाम है कन्नौज, और कन्नौज ज़िला में दोस्तों इत्र बनाया जाता है। और देखिए ये गुलदावरी चाहे गुलदार और ये जिनिया जो फूल हैं उनके रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। अगर पूछा जाए कि वो कौन से फूल हैं जिनसे कपड़े रंगे जाते हैं, तो गुलदावरी, जिनिया, इनसे क्या किया जाता है, अलग अलग कलर प्राप्त किया जाता है और कपड़ों को रंगा जाता है। और उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में दोस्तों इत्र बनाया जाता है। और इत्र के रूप में दोस्तों गुलाब जल और केवड़ा, ये भी उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में प्राप्त होता है। और उत्तर प्रदेश के इस जिले को हम लोग इत्र नगरी से भी जानते हैं। ठीक है, जीके में अगर पूछा जाए कि इत्र नगरी के नाम से किसको जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, और यहाँ पे जो कि इत्र, केवड़ा और गुलाब जल भी बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों जो अगला अध्याय है, इस अध्याय में और बात की गई है कि जो घर है, घर कैसे बदलते गए। पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे प्लास्टर आए, फिर उसके बाद ईंट के बनने लगे, फिर उसके बाद प्लास्टर करके उसमें टाइल्स वगैरह बहुत सारी जो है कि घरों में चेंजेस देखने को मिले। तो इसके बारे में इस अध्याय में पूरा बात किया गया है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है उसको बस यहाँ पे कराया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देखते होंगे जो मिट्टी के पहले घर हुआ करते थे, तो लोग उसमें क्या करते थे, मिट्टी मिला करके और गोबर मिला करके उसको पोता करते थे, जिससे क्या होता है कि दीवार में या मिट्टी में जो कीड़े हैं वो नहीं लगते थे। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में जो कीड़ा है वो नहीं लगता है। और देखिए फिर ये जो लोग घर बना लेते थे, तो घर पे लकड़ियों के ही इस तरह के जो कि एक साँचा इस्तेमाल किया जाता था, और उस साँचे पे फिर नीम की या कीकर की लकड़ियों को रख दिया जाता था। क्यों रखा जाता था, क्योंकि अगर ये दीवारों से सटेंगे तो ये जो नीम और कीकर की लकड़ी है उसमें कीटाणु लग जाएंगे। उसी प्रकार इनको एक फ्रेम बना दिया जाता था और फ्रेम पे लकड़ियों को कस दिया जाता था।
तो देखेंगे यहाँ कि लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम, यानी एक फ्रेम बना दिया जाता था इन लकड़ियों का और बिछा दिया जाता था, फिर उसके ऊपर खप्पड़ वगैरह रख करके घर बनाए जाते थे। और पूछा जाता है कि सोहाना गांव कहाँ है, तो सोहाना गांव दोस्तों ये हरियाणा में पड़ता है। और सोहाना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। जब आप क्या करेंगे, सोहाना गांव हरियाणा से होते हुए दिल्ली जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, गुड़गांव मिलेगा। ठीक है, बीच में रास्ता पड़ता है, लोग जाते हैं, तो उसका ही वर्णन यहाँ पे किया गया। अगर आपको दोस्तों अगर पानी पीना है तो पानी को पीने से पहले उसको क्या कर देना चाहिए, उबाल देना चाहिए। और उबाल कर पानी पीना क्या स्वास्थ्य के लिए भी सही रहता है। तो इस जो है कि अध्याय 12 में इतना ही बात किया गया था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, क्योंकि आज जो है कि 12 अध्याय तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब जो है कि आगे के जितने चैप्टर हैं वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर अभी तक आप वीडियोस को देख रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियोस को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।